हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग। तो ये एक सब्जेक्टिव टॉपिक है। स्टॉक सिलेक्शन बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किस स्टाइल में ट्रेडिंग करते हो। जैसे बहुत कोई को पसंद आता है कि ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा कोई स्टॉक तब मैं ट्रेड लूंगा। किसी को पसंद आता है कि नहीं, ऑल टाइम हाई नहीं, जब ये अपने सपोर्ट पे आएगा तो मैं बाय करूंगा। तो ये बहुत एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, बट मैं इस पे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे को कमेंट में आया था कि एक वीडियो आप बताओ जिससे स्टॉक फाइंड किया जा सकता है। आप ये देख सकते हो, ये कमेंट है। मैंने इसको लाइक भी किया था और मैंने बोला भी था कि मैं बनाऊंगा जरूर। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं, फिर उसके बाद फर्दर अगर आपको रिक्वायर्ड होगा तो मैं स्ट्रेटजी पे भी वीडियो बनाऊंगा। बेसिकली स्टॉक मार्केट में स्ट्रेटजी बहुत कम रोल प्ले करता है, सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है साइकोलॉजी। बेसिकली स्टॉक मार्केट में स्ट्रेटजी का बहुत कम रोल रहता है। अगर मैं बोलूँ तो स्ट्रेटजी बस ओनली 20% है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइकोलॉजी। आपका साइकोलॉजी कैसा है? अगर आपका साइकोलॉजी सही नहीं रहेगा, अगर आप ट्रेडर वाली साइकोलॉजी से नहीं आकर के आप अगर गैम्बलिंग करने आओगे स्टॉक मार्केट में, तो आपको हमेशा लॉस होगा, आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तो ये एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है तो आपको अपने साइकोलॉजी पे बहुत ज्यादा काम करना होगा। साइकोलॉजी आप अच्छा बिल्ड करोगे तो आप समझ लो कि आप 50% ट्रेडर हो गए। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट। अभी हो सकता है जो न्यू भी मार्केट में उसको लग रहा हो कि नहीं नहीं, ये तो गलत बात है, स्ट्रेटजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता होगा। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ में आएगा कि अगर आपकी स्ट्रेटजी उतनी अच्छी नहीं भी है बट आपका साइकोलॉजी अच्छा और आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्ट्रेटजी एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है। स्ट्रेटजी भी इंपॉर्टेंट है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि बट बस मैं स्ट्रेटजी से प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकता हूँ, मेरी साइकोलॉजी भी अच्छी होनी चाहिए। आप ट्रेडर बनने आए थे और गैम्बलिंग करोगे और फिर बाद में बोलोगे कि स्टॉक मार्केट सही नहीं है या प्रॉफिटेबल मैं नहीं हो पा रहा हूँ, तो ये इसमें आपकी गलती है, ना कि स्टॉक मार्केट की। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि स्ट्रेटजी पे ज्यादा फोकस करने से बेटर होगा कि साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस किया जाए। मैं ज्यादा देर इस टॉपिक को इलेबोरेट नहीं करूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी मतलब ये साइकोलॉजी एक टॉपिक होगा जिसपे पूरा का पूरा एक वीडियो लगेगा। एक वीडियो रिस्क मैनेजमेंट पे होगा और एक वीडियो फिर स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी तो बहुत टाइप की हो सकती है, तो एक वीडियो में इसको कवर अप करना भी मुश्किल होगा। इस पे और मल्टीपल वीडियो बन सकता है। तो मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे मान लो आप एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते हो कि मैं 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखूंगा। इसका मतलब है कि आप जब भी रिस्क 1 रुपीज का ले रहे हो, आपका रिवॉर्ड जो है 2 रुपीज का आप लोगे। मीन्स की मान लेते हैं आप 10 ट्रेड लेते हो 1 मंथ में, 10 ही ट्रेड लिए। 10 ट्रेड में आपका रिस्क हो गया 10 into 1। मान लेते हैं आपका मैक्सिमम रिस्क कितना हो गया, 10 रुपया। अगर आप 10 रुपीज का रिस्क ले रहे हो तो आपको रिवॉर्ड मिनिमम लेना है 20 रुपीज का। क्योंकि मान लेते हैं कि एक ट्रेडर 50% टाइम गलत होगा, तो मान लो आप ट्रेड लिए तो आप 5 बारी गलत हुए और 5 बारी सही हुए, तो 10 ट्रेड हो गया। 5 बारी गलत हुए तो आप 1 1 रुपीज का लॉस किए, तो 5 into 1 कर देते हैं, तो आपका लॉस जो है 5 रुपीज का हो गया। और अगर मान लेते हैं कि आप 5 ट्रेड में 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ले रहे हो, यानी कि आप प्रॉफिट जब भी बुक कर रहे हो मिनिमम 2 रुपीज कर रहे हो। तो मान लेते हैं ये आप 2 रुपीज प्रॉफिट बुक किया तो आपको 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो अगर आप नेट में देखोगे कि 5 रुपीज का लॉस और 10 रुपीज का प्रॉफिट, अगर आप नेट में देखोगे तो भी आप 5 रुपए के प्रॉफिट में ही रहे। तो ये होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी, फिर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में बहुत सारा टॉपिक कवर किया जा सकता है, जैसे कैपिटल एलोकेशन, उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, उसके बाद स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए ओवरऑल कैपिटल का, और अगर स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है तो क्या करना है। ये सब बहुत सारा टॉपिक कवर किया जा सकता है जिसको मैं बाद में कवर करूंगा। आज मैं सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन एक बेसिस बता देता हूँ, जो मैं जनरली कभी कभी इसको भी यूज करता हूँ। मैं डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल से ट्रेड करता हूँ, कभी ऑल टाइम हाई पे, कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, कभी ट्रेंड लाइन पे। तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको एक्सपीरियंस से समझ में आ जाएगा कि आपको किस स्ट्रेटजी पे वर्क करना है और कौन सा स्ट्रेटजी। जरूरी नहीं है आप एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करो, हो सकता है आप कभी कोई और स्ट्रेटजी फॉलो करो, कभी कोई और स्ट्रेटजी फॉलो करो। ये पर्सन टू पर्सन वो वैरी करने लगता है। जब आपको मार्केट में एक्सपीरियंस होगा तो फिर आप डिसाइड करने लग जाओगे। मैं एक अपना स्क्रीनर शेयर करता हूँ जो मैंने डेवलप किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम।
आपको ये चार्टिंग के वेबसाइट पे आपको आ जाना है और आप यहाँ पे मैं इस स्क्रीनर का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो आप देखोगे यहाँ पे है डेली सिंपल मूविंग एवरेज के अबव क्लोज करेगा 44 मूविंग एवरेज के, वीकली भी 44 मूविंग एवरेज के अबव क्लोज करेगा। वॉल्यूम जो डेली का सिंपल मूविंग एवरेज के अबव होना चाहिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ से अबव होना चाहिए। वीवैप 1 आवर पे के अबव होना चाहिए। ऐसे करके ये 10 कंडीशन है। एग्जैक्टली मैंने काउंट नहीं किया है कि कंडीशन क्या, आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक बहुत सारी कंडीशन है जो मतलब मैंने डाली हुई है इस पे। आप अगर मैं इंडिविजुअली इसको बताने लग जाऊं तो बहुत टाइम लगेगा, मैं कभी और इसको एक्सप्लेन करूंगा, बट इसका मैं यूज बता देता हूँ आपको कि यूज कैसे करना है। तो आप ये स्क्रीनर को अगर रन करोगे, यहाँ से मैं रन स्कैन करता हूँ, तो रन स्कैन करने के बाद आप देखोगे कि नीचे में ये लिस्ट ऑफ स्टॉक आ गया है। लिस्ट ऑफ स्टॉक आ जाने के बाद आप देखोगे 23 स्टॉक्स टोटल आया है इस पेज में। तो 23 स्टॉक्स में ये नहीं है कि इस स्क्रीनर में स्टॉक आ गया तो अब डायरेक्ट जंप इन करके ट्रेड ले लेना है। उसके बाद हम लोग को एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस भी करना होगा। जैसे इसको अब जैसे दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, आप देख सकते हो ये इसका नाम है। तो चलते हैं इसके चार्ट पे, मैंने इसका चार्ट खोल के रखा हुआ है तो मैं आपको दिखा दूं। ये इसका वीकली चार्ट है, आप यहाँ देख सकते हो। अब वीकली चार्ट पे आप देखोगे कि ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है। यहाँ ऑल टाइम हाई था और इसको अब ब्रेक करके ये मोमेंटम में निकल रहा है। अगर ये इसको क्लोज कर देता है इसके अब, तो ये एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। तो ये आप इसको कंसीडर करोगे, लेकिन आपको इसके साथ अपना प्राइस एक्शन भी यूज करना होगा। आप ब्लाइंडली इस पे भरोसा नहीं कर सकते हो कि इस स्क्रीनर में स्टॉक आ गया है तो कल पक्का बढ़ेगा। हो सकता है वो कल नहीं बढ़े। दूसरी बात, आपको स्टॉप लॉस वाइजली रखना होगा। अगर मान लो, अगर अभी देखेंगे तो ये बहुत बड़ा कैंडल बना है, अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो इसका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ कोई लॉजिक नहीं बनेगा ट्रेड लेने में। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो 15% एसएल बड़ा होता है। इतने बड़े एसएल के साथ ट्रेड करना आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट स्विंग ट्रेडर के लिए भी हो जाएगा। तो आपको वेट करना होगा कि यहाँ ये कोई प्राइस एक्शन बना है, उसके बाद आपको एंट्री, ये आपके मतलब इस स्क्रीनर से स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में आ गया, बट एंट्री और एग्जिट आपको खुद बनाना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये स्टॉक क्या करता है कि थोड़ा एक बार रीटेस्ट करके वापस से कंटिन्यूएशन में जाने लगता है और यहाँ क्लोज कर देता है, तो यहाँ हम लोग एंट्री ले सकते हैं और यहाँ का एसएल लगा सकते हैं। ये बेसिस हुआ ट्रेड करने का। जैसे आप, चलो मैं दूसरा स्टॉक देखता हूँ कौन सा है। दूसरा स्टॉक है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई लिमिटेड अप्लायंसेस लिमिटेड करके है। सर्च करते हैं। अब इस स्टॉक में आप देखो कि ये स्टॉक काफी वीकली चार्ट पे चलते हैं, तो ये स्टॉक काफी नीचे है और इसका ये अपने एक सपोर्ट पे, अगर आप मंथली कैंडल पे देखोगे तो ये सपोर्ट पे अपने सपोर्ट लेकर के ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है और फिर वापस से ये दिख रहा है कि इस जगह पे मे भी सपोर्ट ले। तो इस जगह को हम लोग मार्क कर लेंगे। और ये, अगर आपको चार्टिंग के बारे में जानना है तो ये फायर्स का प्लेटफॉर्म है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ। इजी है, कन्वीनियंट होता है, इसमें आप एक साथ मल्टीपल चार्ट भी खोल ओपन कर सकते हो। तो मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हो सकता है ये डिस्क्रिप्शन में नहीं हो के कमेंट बॉक्स में हो, तो आप एक बार जरूर कमेंट बॉक्स भी चेक कर लेना। तो आप देखोगे कि वीकली पे एग्जैक्टली इसी जगह पे ये सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ आप देखोगे कि ये कंसोलिडेट किया स्टॉक, मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ। अब देखो कि ये स्टॉक ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद ये ऊपर गया। यहाँ आप देखोगे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर गया, बट वापस से ये नीचे आ गया और यहाँ पे अब वीकली पे फिर भी एक ग्रीन कैंडल बना रहा है। तो हम लोग यहाँ वेट करेंगे ये क्या प्राइस एक्शन फॉर्म करता है। और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर ये वीकली में क्लोजिंग दे देता है, अगर मैं इसको डेली पे आपको दिखाऊं, अगर आप डेली पे देख रहे हो तो ये सिर्फ एक ग्रीन कैंडल बनाया है, तो इसको हम लोग कंफर्मेशन नहीं मान सकते हैं कि सपोर्ट ले लिया। यहाँ अगर ये डब्लू टाइप का पैटर्न बनाता है तो फिर अगर ये मान लो नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आके ये डब्लू टाइप का पैटर्न बनाता है, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो जाएगा, फिर हम लोग यहाँ एक एंट्री ले सकते हैं। तो ये एक स्टॉक स्क्रीनर है और जिससे आप कर सकते हो। और भी स्टॉक्स है, मैं अगर आपको दिखाऊं तो तीतरगढ़ रेलवे सिस्टम लिमिटेड, ये अगर आप देखो ये भी स्टॉक अपने सपोर्ट पे है। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था जो है इस पॉइंट पे, और आप देखोगे कि वीकली डेली में एक डब्ल्यू पैटर्न भी फॉर्म कर रहा है। बट मार्केट का कंडीशन अभी बहुत अच्छा नहीं है, तो अपना पोजीशन साइजिंग हम लोग इसमें आधा रखेंगे। अगर ट्रेड यहाँ बनेगा भी
एक डाउन गया था, ये अप किया, वापस से डाउन गया, ये यहाँ अगर ये अपने हाई को निकलने लगता है तो हम लोग इसमें एक ट्रेड बना सकते हैं और अपने बट हाई को क्रॉस करना चाहिए। हम लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी मार्केट में निफ्टी, मैं एंड में निफ्टी एनालिसिस भी थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि निफ्टी में जिस तरह जिस तरीके का फॉल आ रहा है उसके कारण कोई भी स्टॉक कितना भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है बट वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और वैसे आप देखोगे रेजिस्टेंस ये भी इसका है, क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस लेके ठीक ठाक ये स्टॉक नीचे आया था। तो इसको अगर हम लोग मार्क करें तो अप्रोक्स ये 34% का डाउन, मतलब यहाँ से लो मारा था, तो ये इसका एक मेजर रेजिस्टेंस भी इसको बोल सकते हैं। और आप देखोगे यहाँ पे आके ये सपोर्ट भी लिया हुआ है वीकली में, तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस का लेवल है, बट यहाँ एक अच्छा डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म कर रहा है। ये अगर वीकली क्लोजिंग इसके अबव दे देता है, ये इस प्राइस लेवल के अबव, तो ये स्टॉक हो सकता है फिर अच्छा मोमेंटम दे। ये एक स्विंग स्टॉक के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन का ये एक स्क्रीनर था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसमें 23-25 स्टॉक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस कर सकते हो। बस इसमें थोड़ा सा एक इसका मतलब डिसएडवांटेज कह सकते हैं कि ये थोड़ा नंबर ऑफ स्टॉक ज्यादा प्रोवाइड करता है, तो आपको थोड़ा सा इस पे मेहनत करना पड़ेगा इसको फिल्टर आउट करने में। आप अगर कोई एक्स्ट्रा फिल्टर ऐड करना चाहते हैं तो ये ग्रीन बटन से यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि कुछ भी कोई फिल्टर ऐसा जो आपके मन में है या आप अपने नॉलेज से चाहते हो ऐड करना, तो आप ऐड कर सकते हो। बट हाँ, मैं फिर एक बार बोलूंगा कि ब्लाइंडली इस अगर स्क्रीनर में स्टॉक आता है तो डायरेक्टली जाके बाय नहीं कर लेना है। बाय तब करना है कि अपना प्राइस एक्शन देखना है, मार्केट का सिचुएशन देखना है, क्योंकि अगर आप प्राइस एक्शन नहीं देखोगे तो फिर प्रॉब्लम है। और एक बात जरूर कि अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और स्टॉप लॉस का जरूर से जरूर ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और स्टॉप लॉस का नहीं ध्यान रखोगे तो बहुत मुश्किल होगा लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होना। हो सकता है आप शॉर्ट टर्म में कुछ पैसा बना लो, बट लॉन्ग टर्म में पैसा बनाने में बहुत दिक्कत होगा। और चलिए हम लोग थोड़ा निफ्टी का भी बात कर लेते हैं और सर्च करते हैं निफ्टी। निफ्टी का ये डेली कैंडल है। मैंने अपने वीकली स्टॉक एनालिसिस वीडियो में मैंने बात किया था कि इस रेंज तक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दे दिया है और हम लोग को थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा और निफ्टी इस लेवल तक आ सकता है। और एग्जैक्टली देखो आप, निफ्टी उसी लेवल के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो अब हम लोग को देखना होगा इस लेवल का ये रिस्पेक्ट करता है या नहीं। यहाँ टाइम अगर स्पेंड करके ऊपर निकलने लगे या कुछ डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बने तो हम लोग मान सकते हैं कि हो सकता है यहाँ मान लेते हैं ऐसा ऐसा कुछ दिन टाइम बिताए फिर यहाँ से ऊपर निकलने लगे, तो हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ से रिवर्सल हो रहा है। लेकिन अभी जो मार्केट का कंडीशन है, ये लग रहा है कि ठीक ठाक टाइम अभी हो सकता है और करेक्शन करे, क्योंकि अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है निफ्टी तो यहाँ ठीक ठाक उसके बाद इसको फ्री फॉल स्पेस है। अगर आप देखोगे पास्ट में तो मेरे को लग रहा है ये अप्रोक्स 22,800 या 23,000 के बीच का इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट जो होगा वो इसी बीच में होगा, क्योंकि इससे पहले इसको सपोर्ट नहीं है। तो हम लोग को थोड़ा क्यूरियस रहना पड़ेगा, कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्राइस रेंज है अभी जिस रेंज में है, इसका अगर यहाँ सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट डायरेक्टली 23,000 के अप्रोक्स, इस जोन के अप्रोक्स है। ठीक है, तो फिर हम लोग का ये प्राइस जो जोन है ये सपोर्ट का जोन हो जाएगा। तो देखना होगा कैसे मार्केट बिहेव करता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग नेक्स्ट अपना ट्रेड प्लान करेंगे और देखते हैं। फिर मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मैं कोशिश कर रहा हूँ जो कंटेंट आपको चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊं। अगर आपको फर्दर कुछ और क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।